नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बिंद। आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड 05 में। इसमें हम बात करेंगे स्टार बोर्ड में क्या है कि एक स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे और साथ में कुछ अपडेट्स हैं उसके बारे में हम ध्यान देंगे। देखिए, ये कोट्स है जैसे किसी भी तरह का आतंकवाद स्वतंत्रवादी मूल्यों पर हमला करता है। किसी भी तरह का आतंकवाद क्या है? आतंकवाद से संबंधित क्या हो सकता है? उसका कहने का मतलब आपके अंदर जो आतंकवादी जैसे विचार हैं वो चीज़ें कैसे चल रही हैं उसके बारे में अगर हम समझें तो एक चीज़ समझ में आती है कि किस तरह का आतंकवाद हो सकता है। एक हो सकता है कि ये आपके मनी लॉन्ड्रिंग हो या पैसा हो या रुपया हो या फिर आप स्वयं की एक जिद्दीपन हो या फिर आप ऐसे विचारों से संकीर्ण मानसिकताओं से ग्रसित हों जो कि आप स्वतंत्रताओं को दिखाना चाहते हैं या आप उस चीज़ को रखना चाहते हैं लेकिन वो गलत है, समाज के लिए गलत है या फिर लोगों के लिए गलत है, आप स्वयं के लिए गलत है। स्वयं के लिए गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब समाज आपके ऊपर देता है वो चीज़ कि आपको ये करना है तो आप क्यों करेंगे ये चीज़, क्योंकि मैं कौन हूँ, ये सवाल जब आता है तो वो एक बात लेकर आता है कि ये स्वतंत्रता है क्या, आतंकवाद क्या है, स्वतंत्रता क्या है। तो दोनों में एक तामझाम आ जाता है कि स्वतंत्रता और आज़ादी आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, आज़ादी स्वयं के अंदर है, ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, जम लगा कर पढ़ते रहिए, दम लगा कर पढ़ते रहिए। लेकिन वहाँ समस्या ये आती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। जब समाज आपके ऊपर थोपेगा तो क्या कहेगा कि आप लोग इतना पढ़े तो कहाँ लेकर गए। तो इसका मतलब यही हुआ कि समाज को देखते हुए चलिए और या फिर समाज को नकारते हुए चलिए। आज आप समाज को नकार रहे हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में समाज को लेकर के चलेंगे। तो चाहे जो हो, समाज को लेकर के चले या समाज को रख कर चले, तो स्वतंत्रता वहीं पर आपको लेकर आएगा सामाजिक या फिर आतंकवाद। अभी आप आतंकवाद पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि समाज आपके अंदर नहीं है। जिस दिन समाज के अंदर आएगा आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। समाज कोई और नहीं है, समाज आपके स्वयं के अंदर है। आप देखिए आज स्पेस के बारे में, मोबाइल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जो स्टूडेंट बात करते हैं वो देखिए सामाजिक आदमी नहीं हो पा रहा है। द सिक्स सेंस जो मूवी थी उसमें ये साफ साफ दिखाया गया था। वो लड़के जो थे स्वयं को अलग रखे थे, समाज से अलग, लोगों से अलग, परिवार से अलग, एक रूम में पैक हो जाया करते थे और वहाँ पर जाकर मूवी देखा करते थे कि बड़े बड़े लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जबकि वो एग्जिस्ट करता है, आज भी वो एग्जिस्ट करता है कि कैसे कैसे वो द सिक्स सेंस मूवी बनाई गई है। तो कुल मिलाकर आतंकवाद को ख़त्म करना है तो आपको स्वयं को एक बार अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कुछ समय के लिए। और जाहिर सी बात है आप मूल्यों पर वो चीज़ हमला कर पाएगा, स्वयं के मूल्यों का आकलन कर पाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं, समाज क्या है, मैं क्या हूँ या फिर स्वतंत्रता क्या है। तीनों में एक बैलेंसिंग आएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो अब देखते हैं आज की खुराक में, देखते हैं एक कोट था और साथ में प्रीवियस स्टैटिक क्वेश्चंस थे और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स था और इजराइल कन्फ्लिक्ट था और हिंदी अनुप्रयोग है। इसमें दो चीज़ें हैं और साथ में कुछ करंट अफेयर्स हैं। इसमें हम देखेंगे क्या हो रहा है और साथ में देखें अपने हाथ पैर जो है बांध लीजिए और साथ में टाई बेल्ट लगा लीजिए और हेडफोन को सुरक्षित रख लीजिए और साथ में पैर को हिलाना डुलाना बंद कर दिए और हम टेक ऑफ करने वाले हैं। तो आज के देखिए जो पेपर्स हैं कुछ ऐसे हैं हमारे पास, जैसे पीआईबी हो गया, टाइम ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू, डाउन अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स और बीबी न्यूज़, दैनिक जागरण। ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ की हैं, वो इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन हमारा फोकस ये होता है मैं हिंदी में वो चीज़ प्रोवाइड कराऊँ और हिंदी में लिखूँ और हिंदी में ध्यान दूँ। लेकिन सारी चीज़ कंटेंट्स जो है इंग्लिश में है, कुछ पेपर हिंदी में दिए गए हैं, कुछ पेपर इंग्लिश में है। तो इसका मतलब आगे चल कर के हिंदी का हिंदी होगा और आप वो चीज़ समझ पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हैं मैं आगे चलकर ये बताऊंगा कि जो न्यू इकोनॉमी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2023 का, उसमें यही बताया गया है कि आप जहाँ के हैं उसी भाषा में न्यूज़ पढ़ें, उसी भाषा में आप चलिए।
लेकिन तोड़ फोड़ कहाँ हो जाती है, ये इंग्लिश वाले जब आते हैं तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है अभी तक इंग्लिश चल रहा है, आगे चल करके हिंदी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो करंट अफेयर्स है उसमें देखिए नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल है, इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स है, साथ में पर्सन न्यूज है, मिसलियस करंट अफेयर्स है। तो इसमें हम देखिए करंट अफेयर्स में है, जैसे प्रीवियस स्टेटेड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रंगनाथ मिश्र आयोग ने धर्म परिवर्तन और भाषाई के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। क्या है रंगनाथ मिश्र आयोग? रंगनाथ मिश्र एक नाम तो जरूर दिखा गया है, लेकिन ये लोग किए क्या थे? रंगनाथ मिश्र ऐसा कौन सा केस सॉल्व किए थे जो कि लोगों में ये चीज़ें बैठ गई थी, जैसे धर्म और धर्म परिवर्तन और भाषाई। धर्म परिवर्तन जो 18 वाली अनुच्छेद 18 वो जो कहता है कि धर्म पर बात करता है, जैसे धार्मिकताओं का परिवर्तन होना, धर्म का परिवर्तन होना, या भाषाओं में परिवर्तन होना, भाषाओं के आधार पर बात करना, या भाषाओं को अलग करना, या व्यवहारों को अलग करना, ये सभी तोड़ फोड़ की चीज़ें हैं। जैसे आपका धर्म, आप अभी जनरल हैं या ओबीसी हैं, एसटी एससी हैं, तो जरूरी नहीं है आप किसी भी धर्म में चले जाइए। आप हिंदू में हैं, चलिए मुस्लिम में चलते हैं, वहाँ पर जनरल ओबीसी एसटी एससी भी रखा गया है, लेकिन आते हैं किस में, ओबीसी में आते हैं। या फिर देखिए सिख ईसाई हैं तो वो भी जनरल ओबीसी उसमें भी कैटेगराइज है, लेकिन आते किस में हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। तो जाहिर सी बात है ओबीसी में कंटेंट होगा, लेकिन होंगे किस में, अभी आप अगर जनरल में है जाहिर सी बात में जनरल में ही जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जनरल ही रहेंगे लेकिन ओबीसी का वैल्यू हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ें धर्म पर परिवर्तन हो रहा है। आप कोई भी धर्म अपना लीजिए, लेकिन जनरल हैं जनरल की तरह, ओबीसी हैं ओबीसी की तरह ही कैलकुलेट होगा। मात्र हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपका मानसिकताएं जब बदलती हैं तो वो चीज़ लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या है ये धर्म? क्योंकि आप एक धर्म को मान ही नहीं पा रहे हैं तो दूसरा धर्म आपके अंदर कैसे आ गया है? तो ये चीज़ें बदलने लगेंगी, हमेशा की तरफ बदलने लगे। ऐसे ही भाषाएं हैं, अभी आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आगे चलकर उर्दू पढ़ेंगे, आगे चलकर इंग्लिश पढ़ेंगे, तो आप एक चीज़ समझ पाएंगे हिंदी और इंग्लिश उर्दू में क्या डिफरेंस था, कौन अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगने का मतलब यही है कि आप जाएंगे इंग्लिश में या फिर उर्दू में जाएंगे। तो स्टार्टिंग मॉड्यूल पर अगर ध्यान देंगे ना तो वहीं पर आपको दिखेगा, आप हिंदी पकड़ेंगे और साथ में इंग्लिश पकड़ेंगे, उर्दू कभी नहीं पकड़ेंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन जो जेनेटिकल कोड में रखा गया है, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ का अगर हम बात करें वातावरण में, तो वहाँ पर अगर उर्दू का वैल्यू ज़्यादा है या हिंदी का वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पर उर्दू वैल्यू आ जाएगा, साथ में इंग्लिश आ जाएगा। यही है भाषाई और धर्म, कुछ अलग नहीं है, यही है अल्पसंख्यक। और साथ में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था जो अनुच्छेद 18 को ये दर्शाता है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप जो कोई ज़बरदस्ती आपके साथ कर रहा है तो अनुच्छेद 32 अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, अनुच्छेद 32 और 2 के तहत भी चल सकते हैं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी दिया गया है। आप किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और भाषा के आधार पर कोई भी चीज़ें नुकसान नहीं आपके अंदर कर सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। भारतीय के उत्तराखंड के धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पर स्थित है। देखिए जो उत्तराखंड है, राज्य है, उसमें जो यूपी है, यूपी 2002 में अलग किया गया था, 2001 में अलग किया था। कौन अलग किया था? यूपी और उत्तराखंड को अलग किया गया था। और इसमें धर्म सुधारक एक थे शंकराचार्य, जो थे मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, यही जो थे संस्थापक थे। संस्थापक आप समझ रहे होंगे, यही शिलान्यास किए थे, यानी यही मंदिर को बनाए थे। और साथ में ये मंदिर जब बनाए थे तो इन्हीं के नाम पर ये था, धर्म सुधारक हुआ। और ये मंदिर जो है बद्रीनाथ के नाम से आगे चलकर जाना गया। वहाँ पर है क्या, ऐसा चीज़ क्या है जो लोग जाते हैं वहाँ पर, पर्यटक जैसा माहौल क्रिएट किए हैं। वहाँ पर देखिए ग्लेशियर जैसे चीज़ें हैं, बर्फ़ है, बर्फ़ में कुछ उगाई नहीं जा सकती। तो जाहिर सी बात है जब बर्फ़ नहीं उगेगा तो उसके लिए ये लोग माहौल बनाएंगे। मेरे पास है क्या, ठीक है, आपके पास क्या है, आपके गांव से आए हैं, आप किस शहर से आए हैं, तो आपके पास क्या लेकर आए हैं।
तो जो लेकर आए होंगे या फिर जो आपके घर में होगा वही चीज़ आप आगे चल कर के करने लगेंगे। चाहे जो फील्ड के आप पढ़ें और लिखें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके घर जो है ना वैसे ही आपके चलने लगेगा, तो आप उस चीज़ को फोकस कर पाएंगे। मेरे घर से क्या मिला था, अगर ठंडा मिला है तो जाहिर सी बात है ठंडी वाली चीज़ें आप अपना पाएंगे। अगर आपके पास ठंडी मतलब हिंदी है या इंग्लिश है, ऐसे चीज़ें आप अपना पाएंगे। ऐसे ही वहाँ पर ठंडा उत्तराखंड में मिला था, इसलिए वहाँ पर मंदिर को क्रिएट किया गया था। मंदिर में ऐसा ऐसा चीज़ें होती हैं, तो समझ में आया मंदिर नहीं था बल्कि वो मस्जिद था। मस्जिद में ऐसा चीज़ें कर दिया जाए तो साथ में ये मस्जिद का नाम रोशन हो जाएगा। तो आगे चलकर मस्जिद भी आई एक, उसी के बगल में एक मस्जिद भी था, उसी के बगल में एक मंदिर भी था, उसी के बगल में सिख ईसाई धर्म वाले भी मानने वाले थे। आप चले जाइए उत्तराखंड में, देखिए सब कुछ अगल बगल में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मंदिर के ही नाम से ये जाना जाता है। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में ऋषिकेश बिजली बनाई। देखिए इलेक्ट्रिक हाइड्रो प्रोजेक्ट जो था उत्तराखंड में वो क्यों था, ऋषिकेश जो गंगा जो निकलती है वहाँ से, तो वहाँ से कैसे निकलेगी, जाहिर सी बात है एक जगह से ग्लेशियर पिघलेगा और साथ में वहाँ से पानी का बहाव तेज होगा और वहाँ पर एक टरबाइन लगी होगी, वो घूमेगा और टरबाइन घूमते घूमते ये चीज़ लगाएगा कि इलेक्ट्रिक बनेगा और गांव की ओर दौड़ा दिया जाएगा। ऊपरी सतह की ओर दिखाता है। जो इलेक्ट्रिक हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर दिखाता है, वो ऊपरी सतह पर दिखाता है। ऊपरी मतलब उत्तराखंड से लेकर निचला स्तर यूपी और उत्तराखंड यानी ऊपर क्या बसा है, ऊपर ये बसा है उत्तराखंड राज्य है, नीचे क्या बसा है उत्तर प्रदेश है। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक आएगा, कौन सा हाइड्रो वाला इलेक्ट्रिक आएगा तो ऊपर वाला एरिया को संभाल लेगा एक, और नीचे वाले में कुछ हिस्से में बिजली भेज दिया जाएगा। यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यहाँ पर कोयला वाला जैसा पनघट लगाया जाएगा, कोयला से बिजली उत्पन्न करना। तो ऐसा ही बनाया जाता है, जो जिस माहौल में रहता है वैसे ही चीज़ों को उत्पन्न कर दिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए क्या है आगे है, ये एक देवधार तपोवन है, उसके बारे में देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मंदिरों का निर्माण तो हुआ यहाँ पर झारखंड में, लेकिन ये कुछ चीज़ें लाई, तपोवन लाया, वृक्ष लाया, और कहाँ पर ये पहाड़ियाँ थी उसका सही इस्तेमाल ये लोग कर पाए। देखिए आज क्या चल रहा है, आज मुसलमानों का कुछ त्यौहार चल रहा है। जैसे क्या चल रहा है, या इस समय मार्च चल रहा है, शायद इस समय कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको लगे कि चीज़ें क्या हैं, फिर भी हम आगे चलकर बताएंगे। झारखंड के देवघर शहर में तपोवन मूल रूप से प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ियों की श्रृंखला के कारण प्रसिद्ध है। झारखंड के देवघर में क्या है उसके बारे में अगर समझना चाहें कि देवघर एक शहर है और देवघर एक वहाँ पर मंदिर भी है। वहाँ तपोवन मूल से प्राकृतिक, तपोवन क्या होता है, तपोवन भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। भूमध्य रेखा झारखंड में स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ पर एक क्या है कि ये चीज़ें जो है भूमध्य रेखा जब गुजरेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, यानी सदाबहार चीज़ें चलेंगे, सदाबहार पेड़ पौधे होंगे, हमेशा ग्रीन चीज़ें होंगी, ग्रीन से संबंधित होंगे, यानी हरा होगा, सदाबहार जैसी चीज़ें, वन जैसी चीज़ें होंगी। लोग यहाँ पर आएंगे और उसका फुल एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पर सुंदरताओं का भी देखा जाएगा और प्राकृतिक श्रृंखलाएं भी देखा जाएगा, पहाड़ियाँ भी देखी जाएंगी। इस कारण से ये देवघर भी प्रसिद्ध है झारखंड। साथ में देखें जोजिला टनल की परियोजनाओं का क्या है, श्रीनगर और लद्दाख में पूरा किया गया था। जोजिला टनल क्या है इसके बारे में अगर बात करें, जोजिला टनल जो है यहाँ का श्रीनगर का सबसे पुराना, यानी बहुत पुराना ये टनल था, उसको तोड़ फोड़ के नया टनल बनाया गया था क्योंकि वहाँ पर क्रैक्स जैसी चीज़ें मौजूद थी, उसको दुरुस्त किया गया था। ऐसा क्यों होता है, टाइम को ये लोग बचाने के लिए। जैसे आप एक फिल्म को देखे थे, उसमें एक बिहारी
अभी फिल्म का नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन फिर भी हम याद दिलाएंगे, आप उस मोशन को समझ पाएंगे। वो आदमी क्या करता था कि उसका जब पत्नी उसकी जब पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो वो पहाड़ियों से उस रास्ते पर जा करके घूम करके गया उस अस्पताल में, जबकि जाना वही उसी के बगल में था। तो जाते जाते वो बहुत देर हो गया था, और इस तरीके से देर हुआ कि उसकी महिला, यानी उसकी जो वाइफ थी, वो दम तोड़ दी। और साथ में ये हुआ कि ये पहाड़ न होता तो आज हमारी महिला यानी स्त्री बची होती। तो इसलिए वो आदमी किया का वो पहाड़ को पूरी तरीके से तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो सीधा सीधा वो अस्पताल दिखने लगा। जब अस्पताल दिखने लगा तो कम दूरी यात्रा करने लगा, कम दूरी यात्रा होने लगी। इस तरीके से कई बच्चों का, कई पुरुषों का, कई महिलाओं का बलि यानी आत्मदाह करने से लोगों को बचाया गया। वो आदमी आकर के उसका नाम रोशन हुआ, इसी पर फिल्म पर आधारित था। और उसको बाद में ढेर सारे पॉलिटिक्स लगाए गए, नाम परिवर्तित किया गया, जबकि असल बात ये थी कि पहाड़ को तोड़ना था। और पहाड़ को कौन तोड़े, तो इसीलिए उसका रचना किया गया। और ऐसे ही टाइम को बचाया जाता है। अगर आप किसी चीज़ से लेकर के परेशान है, अब अगर घर में परेशान है या मोबाइल से संबंधित या लैपटॉप से संबंधित अगर आपकी परेशानी चल रही है, तो आप उस चीज़ को लगातार सीखते रहिए और काम करते रहिए, एंजॉय के साथ उसको भी सीखते रहिए। हो सकता है आगे चलकर ये फ्यूचर में काम में आए, हो सकता है आपका फ्यूचर ही बदल दे। तो जाहिर सी बात है, अगर मेहनत किया जाता है तो आगे चलकर निखार आता है। तो ऐसा ही था, फिल्म में बनाया गया था। और फिल्म ज़्यादा चीज़ें लेकर के नहीं आता, किसी एक खास टॉपिक पर फोकस्ड कर दिया जाता है और फिल्में आगे चल कर के सुपर डुपर हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, पर्यटक विश्व पर्यटक दिवस क्या है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटक दिवस जो है 27 सितंबर, सितंबर का मतलब क्या है कि अभी जो चीज़ें चल रही थी सब पर्यटक के ही बारे में दिया गया था। लेकिन यहाँ पर UNWTO विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसके बारे में अगर हम समझना चाहें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, अभी आप घूमने जा रहे हैं तो 27 तारीख को अगर आप घूमे पाएंगे तो 27 सितंबर, सितंबर का मतलब क्या है, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर को नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, तो यानी जाड़ा के कुछ पहले जाड़ा शुरुआत होगी। तो वह कैसा समय रहा होगा, तो जाहिर सी बात है उस समय जो है कुछ ऐसा माहौल होगा, बसंत ऋतु जैसा होगा। ठंडी होगी न तो गर्मी होगा, कुछ ठंडी होगी कुछ गर्मी होगी, तो आप पूरा एंजॉय कर पाएंगे। वो सितंबर का ही महीना रहा होगा। तो अब आप जाइए मार्च या अप्रैल में जाइए कहीं घूमने, तो आपको और आनंद मिलेगा। तो ऐसे ही समय में आप निकलिए और देखिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। FATF के बारे में हम समझना चाहेंगे। FATF क्या है, उसके बारे में अगर हम जाने तो इस तरीके से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके बारे में अगर समझना चाहें तो वो क्या कह रहा है। जो पैसा है, सब कुछ खेल है पैसे का, लेकिन मैं ये कहता हूँ पैसा कुछ नहीं है। क्योंकि पैसा आता कहाँ है, कहाँ से है, आपके ब्रेन से आता है। आप वो जो शब्द बोल रहे हैं वो किस आधार पर बोल रहे हैं, वो कौन सा चीज़ लेकर के बोल रहे हैं, आपका बेसमेंट क्या है। अगर वो आप बेसमेंट के पकड़ पाएंगे, जाहिर सी बात है वही पैसा है। आप बेसमेंट को सुधारना शुरू कर दीजिए, पैसा ही पैसा है। तो FATF यही काम करता है। अगर आप बेसमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं या बेसमेंट को समझ लिए हैं, तो जाहिर सी बात है ढेर सारा पैसा होगा और लोग उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, ये पैसा आ कहाँ से रहा है, तो क्वेश्चन अटैक करेंगे। FATF वहाँ पर एक्ट करेगा। ये FATF कोई और नहीं है, ये लोग ही हैं। आकर ये पूछेंगे कि पैसा आ कहाँ से रहेगा, आ कहाँ से रहा है। तो FATF एक्शन टास्क फोर्स है। तो बेसमेंट इतना मजबूत कर लेंगे, कुछ ही समय में पैसा ढेर सारा आएगा और साथ में वो कठिनाई भी आएंगी। पैसे आखिर खर्च कहाँ किया जाए, किस आधार पर खर्च किया जाए और पैसे कहाँ पर लगाए जाए, तो उस पर हम बात करेंगे। देखिए क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो क्या कह रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्तीय पोषण को रोकथाम करता है। वित्तीय पोषण क्या है, अभी हम बात किए हैं कि वित्तीय पोषण क्या कहता है। वित्तीय पोषण ये कहता है कि जो वित्त है, पैसा है, वो आतंकवाद से ही संबंधित है। जैसे आप देखिए, आतंकवाद अभी स्टार्टिंग मॉड्यूल में बताया गया था, आतंकवाद कुछ नहीं था। आपका बैठा हुआ एक
ऐसा आसन था जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे पैसे आ तो रहे हैं, आप देखिए आज तमाम तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे आप देखिए आज इंटरनेट है और साथ में आप पढ़ा सकते हैं। इंटरनेट पर पढ़ाइए, यूट्यूब पर पढ़ाइए या फिर प्लेटफॉर्म पर पढ़ाइए, आप कहीं पर भी पढ़ाइए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, साथ में वो पैसा आपके आने लगेगा। लेकिन वहाँ पर खर्च कहाँ पर करना है? तो जाहिर सी बात है आप फालतू फालतू चीज़ों में खर्च करने लगेंगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे पैसा आ तो रहा है लेकिन कैस किस माध्यम से आ रहा है। तो नहीं समझ पाएंगे तो एक्शन टास्क फोर्स वाले वहाँ पर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आप फालतू का पैसा खर्च कर रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, क्या वजह है लैपटॉप लेने की? आपका इस समय क्या ज़रूरत है? आपको खाने की ज़रूरत है तो खाने वाली चीज़ें लाइए घर में। तो जाहिर सी बात है लोग खुश हो जाएंगे, खाने के देख करके बच्चे भी मस्त, आप भी मस्त। तो आप फालतू का लैपटॉप लाए और सर दर्द हुआ लैपटॉप ले करके, उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो मोबाइल ही पूरा कर देता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ढंग को अगर समझें तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। आप पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। इस तरीके से देखिए पैसों का सही अगर इस्तेमाल कर पाएंगे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क, मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों का तेज से वितरित होना, गुड़ा भाग लगाना, पैसों के साथ ताम झाम करना, वो एक्शन टास्क फोर्स वाले नहीं करेंगे। अब आगे चलकर हम विस्तार करेंगे, क्योंकि ये पैसा अभी तो आप कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपनी जैसा चीज़ लाए हैं तो वो कैसे होगा? जैसे आप देखिए कंपनियों में अगर काम करेंगे, कंपनी का मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो, अगर आप ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं, सीईओ हो, तो कैसे बन पाएंगे? यानी कंपनी ही खोले, 8-10 कंपनी खोले हैं, पैसे का कमी ही नहीं है। चलिए इस तरीके से हम मान लिया जाए 50% आप भारतीय सरकार को देना चाहते हैं, लेना चाहती है आपसे, तो किस हिसाब से लेगी? आपके पास 50 कंपनियां हैं, जाहिर सी बात है करोड़ों खरबों रुपए आपके पास है। तो भारत सरकार करेगी क्या? कहेगी कि मुझे भी आधा चाहिए, आप मेरी ज़मीन पर कंपनी खड़ा किए हैं, मुझे चाहिए। तो आप क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि आप तो कहेंगे कि मेरा खून और पसीने की कमाई है, मैं क्यों दूं? तो जाहिर सी बात है पैसों के साथ ताम झाम करना शुरू करेंगे। जैसे आप यहाँ पर गए, यहाँ पर दिल्ली से सीधा कहाँ पर गए? नेपाल गए और नेपाल से सीधा सीधा अमेरिका पहुँच गए, स्विस बैंक में पहुँच गए या फिर फ्रांस में पहुँच गए। तो डायरेक्ट यहाँ से नेपाल या फिर पाकिस्तान से होते हुए या फिर अफगानिस्तान और इस तरीके से पैदल पैदल सऊदी अरब से होते हुए या फ्रांस में पहुँच गए। तो इस तरह से भी जा सकते हैं और हवाई जहाज़ से भी जा सकते, स्विस बैंक में जमा कर दिए। तो क्यों ये ऐसा गए? ऐसा आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, लोगों के साथ डिसकनेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर गए पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफ्रीका, अफ्रीका से सीधा आ जाएंगे सऊदी अरब और सऊदी अरब से फ्रांस में पहुँच जाएंगे। तो कौन लोग थे यहाँ पर? 4-5 लोग थे, पैसे के ट्रांसफर में किए थे, यहाँ पर पैसे का यहाँ बंटवारा हुआ, कुछ चीज़ों का करोड़ों रुपए इधर दिए गए, लोगों में बांट दिए गए और डायरेक्ट उस बैंक में जमा कर दिया गया। इस तरीके से अब जब पैसा जब आएगा, आने का भी रिसोर्स, तो ऐसा नहीं है कि आप पैसा वहाँ पर स्विस बैंक में जमा कर दिए और पैसे आने के लिए भी एक तामझाम शुरू कर दिया गया। यहाँ पर एक फालतू फालतू कंपनी खोल दी गई, ठीक है, इंडिया में बेसमेंट बना दिया गया, नहीं तो पाकिस्तान में या फिर अमेरिका में एक बेसमेंट बना दिया गया कि मैं वहाँ पर कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है, एक एजेंट के रूप में। आप यहाँ पर एक फाइल कर दिए कि हम मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, तो उसके लिए पैसे आना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से स्विस बैंक में आप पैसा लाइए, स्विस बैंक से पैसा ले करके, ये पैसा जब आया अमेरिका में तो वो पैसा किस रूप में आया? जैसे बात है कंपनी के लिए है, तो कंपनी वहाँ पर डायरेक्ट एजेंट के रूप में थी, न कि वो कंपनी हूबहू वर्क कर रही थी। पैसा ज़रूरत था इसलिए कंपनी को खोला गया। तो देखिए किस तरीके से ये कंपनी आई और पैसे का तामझाम शुरू हो गया और वो पैसा सीधा सीधा उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। इस तरीके से देखिए वो व्यक्ति गया अमेरिका में, वहाँ पर बैठ करके आराम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर यहाँ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम कर रही थी। तो चले देखिए जो यहाँ पर है वो क्या कर रहा है कि ये कैसे चीज़ें हैं। देखिए तो इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं। पेरिस स्थित वॉच डॉग ने लोगों को नशीली दवाइयाँ और तस्करी और मानव आतंकवाद गंभीर निपटने के लिए मदद कर रही थी। देखिए पेरिस जो है वॉच डॉग, या फिर हम स्विस बैंक के बारे में बात किए थे, नशीली दवाइयों को रोकथाम करना और मानव तस्करी है, आतंकवाद है, ये गंभीर आतंकवाद को रोकना भी होगा। गंभीर आतंकवाद है कहाँ से?
जैसे देखिए, अगर हम किसी के पास उंगली करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। बांग्लादेश को क्यों नहीं उंगली करना चाहें, या फिर नेपाल को, अपने श्रीलंका को क्यों नहीं करते। सीधा सीधा हम पाकिस्तान की ओर क्यों भाग जाते हैं उंगली करने। क्योंकि आपको उंगली करने का बहुत शौक है। तो क्यों क्यों नहीं हम पॉलिटिक्स कर दें, सीधा सीधा यही करते हैं कि वो उसका नियम ही कानून अलग है, वो अपनी अपना ही सरकार अलग चला रही। तो पाकिस्तान ही मिला है, एक छोटा सा कंट्री है, भारत बहुत बड़ी कंट्री है। तो पाकिस्तान मिला, उसी के साथ हम तामझाम शुरू कर दिए। तो ये क्या था, मुझे पता था कि पाकिस्तान आगे चलकर नहीं बोलेगा। वो उसका आतंकवाद ही इतना ज़्यादा है, संकीर्ण मानसिकताओं का इतना ज़्यादा प्रचलन में है कि उसको तोड़ फोड़ कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो परेशान हो जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा, उसका भी काम बन जाएगा। जबकि उसके पास आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद किस माध्यम से बनाया गया है उसके हिसाब से अगर हम समझें, वहाँ पर क्या है, कुछ नदियाँ हैं, कुछ नदियों के साथ नदियाँ बनी कैसी होंगी, पहाड़ हैं, और पहाड़ में ढेर सारा सोना चांदी छिपा हुआ है, कोयला छिपा हुआ है, ईंधन छुपा हुआ है। तो पाकिस्तान वाले इस चीज़ से परेशान हैं कि मेरे पास पैसा तो आ रहा है लेकिन ये पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। एग्जैक्ट बात यही है। तो पाकिस्तान ना बहुत बड़ा रिच कंट्री है, ऐसा नहीं है उसमें कुछ चीज़ें मिलाई गई हैं। जैसे देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हुआ या फिर बिहार हुआ, जहाँ पर ये पहाड़ जैसे चीज़ें हैं, तो वहाँ पर कोयला है। वहाँ पर मूल उद्देश्य ये है, इसलिए आतंकवाद को बढ़ाया गया, क्योंकि फालतू जो पैसा आता है। अभी आप देखिए, गांव से बिलोंग करते हैं या फिर शहर से बिलोंग करते हैं, आपके पिताजी क्या करते होंगे, जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं होंगे। तो अगर ढेर सारा पैसा आता है ना, तो आप किस वर्ग पर काम कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है आप बीएफ देख रहे होंगे, गंदी गंदी चीज़ें देख रहे होंगे। ये क्यों देख रहे होंगे, गरीबों को देखिए थोड़ा सा, वो कर क्या रहे हैं, ढेर सारा मेहनत कर रहे हैं, ढेर सारा पढ़ रहे हैं, स्ट्रीट लाइन लाइट पे पढ़ रहे हैं, नीचे बिछा कर पढ़ रहे हैं, न जाड़ा का महसूस कर रहे हैं, न पाला का महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, गंदी अश्लील चीज़ें देख रहे हैं। क्यों देख रहे होंगे, आपके दिमाग में ये चीज़ आई कहाँ से है। तो जाहिर सी बात है ये पैसे का ही तोड़ फोड़ है, पैसे का भरपूर आनंद ले रहे हैं, और इसीलिए पूरा आतंकवाद आपके सर पर बुल रहा है। नशीली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में गंदे लोग हैं। लोग आपके पास वैसे ही क्रिएट हो रहे हैं कि नशीली दवाई ले लें, नशीले लोग हैं, और मानव तस्करी जैसी चीज़ें हैं कि उसको बेच खाएं, उसका चैन स्नैचिंग हो, और इस तरीके से मानसिकताएं बदल रही होती हैं। तो देखिए, जो ग्रे लिस्ट था वो क्या कर रहा था, जैसे हम अभी जिसके हिसाब से उंगली किए हैं, वो कौन से लोग थे। एक था साउथ अफ्रीका था, और एक था नाइजीरिया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया था, उसके बारे में अगर हम समझें तो कैसे समझ पाएंगे उसको। देखिए, नाइजीरिया एक चीज़ लेकर आया है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, और साथ में साउथ अफ्रीका में भी पहाड़ियाँ हैं। देखिए, नाइजीरिया में एक गिनी खाड़ी है, नाइजीरिया यहाँ पर देखिए गिनी खाड़ी लेकर आया है, साथ में एक नदी है, नाइजीरियन नदी है, और ये डेल्टाई भाग को क्रिएट करता है, यहाँ पर डेल्टाई भाग बनाता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भी टाइप का शेप है, इसलिए यहाँ पर डेल्टाई है। और ये देखिए, एक चीज़ और लेकर आया है यहाँ पर, साउथ अफ्रीका में अटलांटिक यानी इंडियन ओशन है। यो इंडियन और अटलांटिक ओशन से संबंधित, यहाँ पर इस साइड पे इंडियन ओशन है, इस साइड में अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पर भी एक नदी है जिसको सैंड रिवर के नाम से जानते हैं। सैंड रिवर, देखिए सैंड रिवर क्या करता है, लोगों को खा जाता है। तो लोगों को खा जा रहा है, पूरी नदियाँ ही लोगों को खा जा रही है। मतलब आप खड़े हैं तो नदियाँ क्या करती हैं, सोख लेंगी। जैसे पानी है, आप वो पानी पर चलना नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है आप पानी में डूब मरेंगे। ऐसे ही नदियाँ भी होती हैं, सैंड वाली नदियाँ होती हैं। अगर आप बालू के ऊपर नहीं चलना नहीं पा रहे हैं तो बालू आपको खींच ले पाएगा, खींच ले जाएगा, आपके अंदर डुबो देगा। ऐसा ही बालू ही है। क्यों ये हुआ बालू ऐसा, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाती है ना, तो वो जब आप बालू पर जब खड़े होंगे डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे, अब बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो बालू पे चलना सीखना होगा। तो कैसे सीखेंगे, जाहिर सी बात है चप्पल पहने होंगे, जूता पहने होंगे, किस टाइप का होगा, डिजाइन होगा, ऊँट होगा, खच्चर होंगे, जितने भी होंगे ना उस हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें एक लिम्पोपो नदी है जो अफ्रीका में मकर रेखा से गुजरती है, ये है मकर रेखा। यहाँ देखिए, ट्रॉपिकल कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कैंसर है, यानी ट्रॉपिकल, या देखिए कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिकल कैंसर। कैप्रिकॉर्न मतलब मगर रेखा है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है, यहाँ पर कर्क रेखा है, कर्क मकर भूमध्य रेखा, इस तरीके से ये इसको बताया गया है।
कि देखिए जो नदियां हैं वो क्या है, मिस्र। मिस्र कहाँ पर है, यहाँ पर मिस्र रखा गया है। और साथ में यहाँ पर नील नदी है, पहले नदी है, और साथ में दूसरी नदी है यहाँ पर मौजूद है कांगो में, कांगो यहाँ पर है। और साथ में ये है नाइजीरिया की तीसरी सबसे बड़ी, अफ्रीका की 3 सबसे बड़ी नदियों में से एक है नाइजीरिया नदी। तो इस तरीके से इसको भी बताया जा सकता है कि आगे चल कर के ये क्या करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग, धन को प्राप्त करने के लिए भी कुछ चीज़ें लेकर के आएगा। पहाड़ है जैसे बताए थे, और या फिर वहाँ पर सुंदरताओं को दिखाना हुआ, या फिर वहाँ पर फालतू के पैसे लाना हो, तो हम उस वहाँ पर क्या करेंगे, पर्यटक जैसे चीज़ें लाएंगे। पर्यटक लाएगा कैसे, तो पर्यटक लाने के लिए हमें पठार से संबंधित लाना पड़ेगा, या फिर तालाब को खोद के सुंदरीकरण कराना होगा। तो वहाँ पर मंदिर रहा होगा, मस्जिद रहा होगा, गुरुद्वारा रहा होगा, इसलिए वहाँ पर ऐसा डिजाइन किया जाता है ताकि लोग आएँ और फालतू का पैसा खर्च करें, करोड़ों रुपए एक दिन में दे करके चले जाएं। तो ऐसे यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग भी आया। तो देखिए कुछ मंदिरों को भी टारगेट किया जाएगा, लेकिन अभी मंदिरों के बारे में हम नहीं बात करेंगे। सीधा सीधे आते हैं यहाँ पर। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग से धन जो प्राप्त करना हो, या फिर धन को छुपाना हो, या फिर धन के साथ दिखाना हो, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी जान सकते हैं। या फिर एटीएफ ने ग्रे लिस्ट जारी किया है, जैसे अफ्रीका नाइजीरिया हो गया। और यहाँ पर देखिए एक है मिस्र, तो जो था अभी हाल ही में सूची में शामिल किया गया था। पहले पहले पर 2015 की बात करें, पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में था, उसको अब निकाल दिया गया है। लेकिन अब ग्रे लिस्ट में कौन है, अफ्रीका है, नाइजीरिया है, साथ में मिस्र जैसा कंट्री है। मिस्र नहीं आया है, मिस्र को निकाला जाएगा आगे चलकर, या फिर डाला जाएगा, उस पर विवाद चल रहा है। लेकिन अफ्रीका और नाइजीरिया में ग्रे लिस्ट में जारी किया गया। सीखे क्या है ग्रे लिस्ट में, आप बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, मस्जिदों के बारे में हम समझना चाहेंगे। जैसे जेरूसलम हुआ, और इसमें जॉर्डन और इजिप्ट है, और सीरिया है, यहाँ पर एडिट्रियन सी है, यानी भूमध्य सागर है। इसमें देखिए क्या चीज़ें चल रही हैं। जेरूसलम है, जेरूसलम कहाँ स्थित है, यहाँ पर इज़राइल है, और यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप है। इसके बीच में हम संबंध स्थापित करेंगे, कोई और नहीं है। इस हिसाब से देखिए, इस समय रमज़ान का दिन चल रहा है, इसमें देखिए क्या चल रहा था कि इजराइल सबसे पहले आया, यानी जेरूसलम बहुत छोटा सा स्पेस लेकर आया था, जगह लेकर आया था जेरूसलम। यहाँ पर क्या कौन लोग हैं इजराइल में, मुस्लिम हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, एक अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक कहाँ से आए थे, ये बाहरी लोग नहीं थे। ये जॉर्डन हुआ, या इजिप्ट हुआ, या फिर सीरिया हुआ, ये तीनों का मिश्रण था, यहाँ पर आए। ये कौन, यहाँ पर जेरूसलम में है। और धीरे धीरे ये लोग क्या काम किए, यहाँ पर बंदूकें लेकर आए, क्योंकि पैसा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर पैसा क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है और नदियाँ हैं, और साथ में देखिए समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखिए डेड सी भी है। सर डेड सी किसके अंतर्गत है, जॉर्डन और यहाँ देखिए जेरूसलम के बीच में है। जेरूसलम यहाँ पर स्थित है। तो ये इसका ये लोग सही इस्तेमाल किए, और नदियों से पानी से पैसा निकालना शुरू कर दिए। पानी से पैसा निकालना शुरू हो गया, बंदूकें खरीद लिए, बंदूक रखे घरों घरों में, और साथ में प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिए बंदूकों का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो इसराइल भी यही काम किया, जेरूसलम भी यही काम किया, और आगे चल के गाजा स्ट्रिप भी यही काम किया। तो देखिए जेरूसलम था पहले ही अटैकर था इसराइल पर, और बाद में इजिप्ट आया। देखिए यहाँ पर जो राजा महाराजा थे पहले, तो जेरूसलम ने क्या किया, यहाँ पर अटैक किए सीधा सीधा इसराइल पर। और उसी समय इसराइल भी इजिप्ट भी जेरूसलम और या फिर जॉर्डन, इजिप्ट, दोनों लोग जेरूसलम के ऊपर हमला किए। लेकिन यहाँ के जो जो मंत्री थे, दोनों के ऊपर यहाँ पर सीधा सीधा इनके गद्दियों पर अटैक कर दिए। यहाँ पर ये अटैक किए गद्दियों पर, राजाओं को गद्दी पर, और साथ में यहाँ पर रानी के मंदिरों में यहाँ पर अटैक किए, और साथ में उसकी गद्दी पर सेम टू सेम गेम खेलना शुरू कर दिए। ये लोग गए इसके अंतर्गत राजधानी में, दोनों लोग, बल्कि ये लोग कहाँ गए, इनकी गद्दियों पर जा कर के बैठ गए। तुम वो लोग कब्जा करो, मैं तुम्हारी गद्दियों को ही छीन लूँगा, ऐसा ही वो लोग अपनाए। मतलब इतने ज़्यादा विध्वंसकारी ये लोग थे, ये इजराइल वाले ने। आज भी ये लोग बंदूक रखे हैं, हर घर में रखे हैं, और सीधा सीधा बंदूक ठोंक देते हैं। यहाँ तक ये जानिए कि यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो बंदूक थमा दिया जाता है, और साथ में नियम भी बता दिया जाता है, आगे चलकर तुम आर्मी में जाओगे, और उसके बाद जो भी नौकरी करना हो चाहो वो नौकरी करोगे। सबसे पहले आर्मी बनोगे, और उसके बाद कुछ नौकरी करोगे। ये लोग ये काम करते हैं।
कोई और नहीं है यहाँ पर आतंकवाद बनाने के लिए। यहाँ पर जो पैसा आया फालतू में ना, वो पैसे का दुरुपयोग बचाने के लिए वहाँ पर बंदूकी का सही इस्तेमाल करना सिखाया गया। क्योंकि हम जो बंदूक खरीदते हैं ना, तो वो यही इसराइल से खरीदते हैं, क्योंकि इनके पास बंदूक का निर्माण बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, भूमध्य सागर है ना, यहाँ पर जो सागर लिखा है ना, वो सागर करता क्या है, यहाँ पर वन ज़्यादा है, यहाँ वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं। कौन से वृक्ष हैं? सदाबहार वाले या बंदूक निर्माण करने वाले बहुत कीमती लकड़ियाँ रखी गई है, लोहा भी उसी के साथ रखा गया है। कीमती लकड़ियों का सही इस्तेमाल बंदूकों में। वहाँ बंदूक अगर आप टच करेंगे तो देखिए, दो नाल वाली बंदूक कौन सी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है? जाहिर सी बात, रेड वाली देखिए, अभी फिल्म भी आई थी रेड वाली लकड़ियों किस तरीके से वहाँ पर तस्करी की जाती थी। तो देखिए, हर जगह पर वो तस्करी की जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लकड़ियों का इस्तेमाल होना भारत के लिए बहुत खतरनाक हो, क्योंकि भारत के पास लकड़ियाँ नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। पूरे विश्व के पास बहुत कम मात्रा में लकड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ से लकड़ियाँ खरीदी जा रही हैं इसराइल से। और ये इसराइल वाले अपना काम चला रहे हैं। ठीक है, तो आगे चल करके देखिए, हम एक चीज़ और ला रहे हैं, कोरोना ला रहे हैं इसराइल में। तो सावधान रहिए। देखिए क्या कर रहा है कि फरवरी में ये जो रमज़ान शुरू हुआ था, या खजूर जाने के लिए, खजूर खाने के लिए मना किया गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों का मौत होना शुरू हुआ। तो रमज़ान में खजूर को मना क्यों किया जाता है? आप लोग ध्यान देते रहिए तो समझ में आएगा खजूर है क्या। खजूर क्यों ये मना कर रहे होंगे? आपके जहन में तो क्यों ये सवाल आया होगा कि खजूर ही मना कर छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ, आप मुस्लिम ही नहीं, मैं आप हिंदू ही नहीं, सिख ईसाई हैं, धर्म को छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ, खजूर ही क्यों मना कर रहा है, मत खाओ खजूर। ये डाउट क्यों लगा रहा है? खजूर खाने में दिक्कत क्या है? तो जाहिर सी बात है, ये रमज़ान का दिन है, और ये खजूर अपने नियम के लिए बनाए थे कि खजूर मत खाओ। इसके बाद ये चीज़ होगा, क्योंकि खजूर खाने से आपके पेट में गुड़गुड़ होगा, और पेट में जब गुड़गुड़ होगा और आप फट करेंगे, तो रमज़ान का पूरा दिक्कत आएगा। तो उनका वो एक सिद्धांत है, आप पेट में गुड़गुड़ नहीं होना चाहिए, पेट को गर्म नहीं होना चाहिए, गुड़गुड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि खजूर खाने से ना कोरोना जो है ठीक हो जाता है। खजूर जो है, जब आप खाएंगे तो आप बिल्कुल एक एनर्जी महसूस करेंगे। बूढ़े या बुढ़िया जो हैं गांव के या शहर के, खजूर ही खाती हैं, या फिर उसके साथ ऐसे एनर्जेटिक या पौष्टिक चीज़ें खाती हैं। खाना ना खाए तब भी ये लोग काफ़ी दिन तक जिंदा रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग शान से जिंदा रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि खजूर खाते हैं, साथ में कुछ ऐसे मिश्रण खा लेते हैं ना, कि फास्ट फूड या जंक फूड से ये लोग दूर रहते हैं। ये पुराने मॉडल को ये लोग लाते हैं। एक टाइम पर खाना खाएंगे, एक टाइम पर आराम करेंगे, और कुछ और नहीं खाएंगे। एक मुट्ठी खजूर खा लेंगे, एक मुट्ठी कुछ और अनाज नहीं खाएंगे। ध्यान देते रहिएगा। ये कौन खाएगा? ये वृक्ष वाली चीज़ें ये लोग खाएंगे, नीचे वाले नहीं खाएंगे, ये वृक्ष से ही लाएंगे। तो इसलिए ये लोग खाए, और साथ में खजूर को मना करिए। लेकिन मज़ा कौन ले रहा है? जो जान रहा है वही बुढ़ा और बुढ़ी, जो घर में बैठे हुए हैं लोग। ठीक है, तो आप अगर खाते हैं तो आपकी मौत हो रहा है कोरोना से, ऐसा कुछ मानना है। लेकिन कोरोना है, ठीक है, मैं उसको आगे चलकर ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर आप खजूर खाते हैं तो कोरोना नहीं होगा, आप मरेंगे नहीं, परेशान नहीं होइए। क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा। जाहिर सी बात है, वो चीज़ें आपके अंदर नहीं मौजूद होगा। देखिए, जो क्षार है या फिर अम्ल है, उसको अगर डिस्क्रिफाई करें तो उसकी देखिए, वन पत्ती, एक पत्ती और दो पत्ती अगर लाएं, तो एक पत्ती में बथुआ, मशरूम, चौराई या कुंदरू या लहसुन, एक केला, इसमें एक पत्ती वाले बीज आते हैं। और एक पत्ती अगर आप खाएंगे, जाहिर सी बात है खजूर को महसूस कर पाएंगे। तो खजूर और इस तरीके से बथुआ, मशरूम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, आयरन, पौष्टिक चीज़ें लाता है। इसलिए अब कोरोना को दूर किया जा सकता है। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, ऐसा क्यों हुआ? जो मित्र सागर था इसराइल और यहाँ पर वेस्ट बैंक, आपस में मित्र सागर जोड़ा, यहाँ पर खजूर खाने के लिए मना किया गया था। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो सागर था, मित्र सागर था, यहाँ पर खजूर ढेर सारा होता है, फालतू में खजूर होता है, और वहाँ पर रोग एक उत्पन्न करते थे, कोरोना टाइप का। ठीक है, इसलिए वहाँ पर मना गया था। इसकी राजधानी जेरूसलम है। जेरूसलम कहता है कि खजूर अब मत खाइए। यह कुछ ऐसा नियम था। तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं हिंदी अनुप्रयोग में आते हैं। हिंदी अनुप्रयोग में क्या है? अंतर्निहित है, अंतर्निहित, इनहेरेंट। और इनहेरेंट का इसका हिंदी अनुप्रयोग करेंगे तो कोरोना हैज़ बिकम इनहेरेंट इन ह्यूमन। कोरोना जो करता है ह्यूमन में, अंतर्हीन में वो बसा हुआ है।
ठीक है, अगर आप तीसरा डोज लगवा लिए हैं तो जाहिर सी बात है सुपर डोज का लगवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सुपर डोज लेंगे तो बूस्टर डोज जिसको कहते हैं बूस्टर डोज लगवा लीजिए तो कोरोना नहीं होगा ऐसा। क्योंकि कोरोना जो है ना आत्मविश्वास को फुलफिल करता है कि हाँ आप बिल्कुल एकदम ठीक ठाक हैं। जबकि आप मेहनत करेंगे और सारी चीज़ों बूस्टर डोज का कहने का डाइट आप बैलेंसिंग डाइट लेंगे कोरोना नहीं होगा, जान लीजिए। क्योंकि आप देखिए जो ईसा है जो साउथ में काम करते हैं और या फिर जो ओशो है, ये क्यों ये लोग कहते हैं कि कोरोना के लिए या हटाने के लिए अब बूस्टर डोज लगवाइए, बूस्टर डोज ये लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं? इनका अगर ध्यान दें तो बूस्टर डोज क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पर ये लोग काम करते हैं, आपके शरीर पर के ऊपर काम करते हैं। कहते हैं पानी पियो, क्यों पानी पिए उसका एग्जैक्ट फार्मूला बताते हैं, हर एक चीज़ बताएंगे, साइंटिफिक रीजन देंगे ये लोग। तो ये समकालीन लोग हैं, जैसे ईसा है आज के दौर के हैं तो उनसे पढ़िए, उनको समझिए। उस समय के ओशो थे, आज ईसा है, तो ढेर सारे ये लोग बदलाव लाए हैं, पूरे लाइफ को बदल देंगे। आप पढ़िए, इन लोगों को समझिए। इस तरीके से इनहेरेंट में आपके पास कोरोना नहीं होगा। तो आपके पास कोरोना है या नहीं है उसका फैसला आप अगर जीवन में बदलाव कर देंगे तो ढेर सारा बदलाव हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, इसका विपरीत क्या कर रहा है, रिक्वाइट कर रहा है यानी मांग रहा है। अभियोजन क्या है, प्रोसिक्यूशन है या प्रोसिक्यूशन ऑन द फॉर्म है। प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है, इस तरीके से अगर समझना चाहें प्रोसिक्यूशन ऑन द फॉर्म, तो अभियोजन क्या कर रहा है, प्रो का मतलब क्या होता है, कुछ प्रो का मतलब बहुत होता है, या फिर अभि का मतलब बहुत होता है। जैसे अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अभिताभ होता है, अमिताभ नहीं होता। अभ का मतलब क्या होता है, बहुत होता है। या अभियोजन, अभि का मतलब ज़्यादा होता है, प्रो का मतलब भी ज़्यादा होता है, बहुत होता है। योजन का मतलब क्या होता है, स्टेप वाइज स्टेप जाना होता है। या फिर सिक्वेंसेंस यानी स्टेप वाइज स्टेप कनेक्टेड चीज़ें होती हैं। तो ये प्रोसिक्यूशन हो गया, प्रोसिक्यूशन ऑन द फॉर्म। या फिर देखिए प्रोसिक्यूशन में फॉर्म में काम करना हुआ, एक अभियोजन लाइए उस पर स्टेप बाय स्टेप काम कर दीजिए। आप इस अगर आप फॉर्म में काम कर पा रहे हैं, आप बीज को लाइए, उसको गोड़िए, उसको खेत को जुतवाइए, इस तरीके से आप क्या किए, बीज को डालिए और उसको पानी दीजिए, और उस तरीके से बीज क्या होगा, फूलेगा, फलेगा, बड़ा होगा। ये प्लांट पर है या फॉर्म पर है, काम करेगा। लेकिन इसका विपरीत में क्या काम करेगा, आप ये चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे, कहेंगे पार्डन है यानी मुझे क्षमा चाहिए, मैं कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, आप उस लायक ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि प्रोसिक्यूशन है, पार्डन है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन का विपरीत क्या है, पार्डन है। इस तरीके से एडजस्टेड क्या है, समायोजन है। देखिए गीज़र कैन एडजस्टेड अप टू 10 लीटर ऑफ वाटर। देखिए गीज़र क्या है, गीज़र में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक है नीला है, एक है रेड है, या फिर ब्लू एंड रेड है, लाल और नीला है। इसके देखिए लाल जो है वो गर्म पानी देता है, जबकि ब्लू है वो ठंडा पानी देता है। वो गीजर है, गीजर के देखिए GEYSER होता है, और इस तरीके से गर्म और ठंडा पानी को आप पी सकते हैं। हर एक चीज़ को देखिए समकालीन है, आप ठंडी में है तो गर्म को मिक्स किया, गर्म है तो ठंडी को मिक्स कर देंगे, हमेशा गीजर काम में देता है। यही एडजस्टेड करता है आपके लाइफ में, कौन चीज़ कब लगानी है एडजस्ट कर देता है आपके जीवन को सुधारने के लिए, आरामदायक लाता है। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। लेकिन इसके विपरीत में बात करें तो एडिक्वेंट है, अपर्याप्त है। गीजर नहीं है कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी काम चला सकते हैं, एडुकेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल गर्म और ठंडा मत पिए, आप गरीबों को देख लीजिए वो भी ऐसे चल रही हैं, पशु पक्षियों को देख लिया ऐसे भी वो पी पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, वो भी तो पशु हैं, वो भी तो जानवर हैं। आप भी जानवर जैसा बिहेव ला लीजिए अपने जीवन में। आप जब कमज़ोर हों तो जानवर जैसे ला लें, क्योंकि आप देख पाएंगे, या अगर आपके पास इम्यून सिस्टम नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जानवर जैसा बिहेव करना पड़ेगा। आप प्यासे हैं तो क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पानी को तो लाना ही पड़ेगा, गर्म हो या ठंडा हो, तो गर्म या ठंडा पी लेंगे। तो इस तरीके से आप मर तो पाएंगे नहीं, लेकिन हाँ प्यास तो बुझ जाएगी, तो गीजर की आवश्यकता नहीं होगी। एडुकेंट है, पर्याप्त है, साथ में योजन है, एडजस्टेड है। तो इस तरीके से हम चलेंगे। देखिए अब हमारे एक हेल्प सेंटर है जिसका स्टार बोर्ड 05 आपका बहुत ये चीज़ें लाता है। स्टार बोर्ड 05 आपका हेल्प सेंटर लाता है, जैसे ट्विटर है और इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, टेलीग्राम है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए
टेलीग्राम पर आप जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बेहुजक जाइए और टेलीग्राम पर आप इस चीज़ों को आनंद लीजिए। और साथ में देखिए यूट्यूब और टेलीग्राम ठीक ठाक चल रहा है। साथ में ग्रीन प्लेनेट पे पक्षियाँ चहल पहल सही कर रही हैं। सूर्य का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ में वृक्ष भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। जो संभाल रखा है पृथ्वी को वो भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन सूर्य का तेजी की वजह से कुछ चीज़ें साफ सुथरी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट सेशन में हम चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।